Good morning to all of you. Good morning, sir. अ, आज जो है आपका टॉपिक जो है काफ़ी रिलेटेड है आपके जो डेली रूटीन में होता है। जैसे कि आप लोग कभी अगर लोन लेते हैं या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं या आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पे करनी है या आपने किसी को इंटरेस्ट पर पेमेंट दिया हुआ है, तो इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये हम आज देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे आपने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो लोन जब लेते हैं तो आपको उसको पूरा पे करना होता है। अगर आपके पास कोई भी लायबिलिटी है, जैसे आपने स्टूडेंट लोन लिया या कार लोन लिया या होम लोन लिया, तो जब आप उसको पूरा पे करते हैं तो जो उसकी प्रोसेस होती है पे करने की, दैट इज कॉल्ड योर amortization। amortization का मतलब कि आपका निपटारा हो गया उस पूरा लोन से। ठीक। अब अगर आपको इसको प्रीमियम देना है, मान लीजिए कि आपने अभी 10,000 का लोन लिया है, ठीक, और उसको आपने 5 साल के लिया है। आपने जो लोन लिया है वो 5 साल के लिया है। तो उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, और मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया, 5 साल बाद वो आपको कितना पड़ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, अभी हमने कंपाउंडर इंटरेस्ट वगैरह एक और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह ये सब जो है अप्लाई किया था। अब ऐसे ही अगर आपने लोन लिया है, अब लोन में से आपको एक्चुअली क्या होता है कि जितना लोन लेते हैं और जो उसका इंटरेस्ट रेट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और उसमें सबसे एक मेन फैक्टर होता है, वो है टाइम। ठीक है ना। ये जितना भी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब उसमें से हमें ये निकालना है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, उसमें से हम अपनी मनी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम अपनी मनी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए कि अब मैंने आपको पैसा दिया है 10,000 रुपये, और आपसे मैं कहूँगा कि आप मुझे 5 साल बाद दीजिएगा। तो क्या वो 10,000 रुपये जो मैंने आपको आज दिए हैं, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी 5 साल बाद? नहीं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिर मैं वो कैसे कैलकुलेट करूँगा? मुझे पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड होते हैं फैक्टर, जो हमारी टाइम वैल्यू को, वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं। अब अगर ये अफेक्ट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो हम एक मोस्ट मतलब कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड पर एक सम अमाउंट देते हैं, वो कहलाती है हमारी एनुटी। वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि एनुटी क्या होती है और उसको हम कैसे पे करते हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं। हमने दो तरह की एनुटी पढ़ी थी, एक ऑर्डिनरी एनुटी और एक एनुटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती थी कि उसमें आपको एट द एंड ऑफ पीरियड आपको एन्युटी रिसीव या पे करनी होती थी, और एन्युटी ड्यू में इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो दोनों के कैलकुलेशन का तरीका हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो इनका जैसे एन्युटी का मतलब आप एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि जो आपने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस लिया है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 15 साल का या 20 साल का इंश्योरेंस लिया है, तो आप उसमें एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, डेफिनेट टाइम पीरियड, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या एनुअली हो सकता है। जैसे कि वो पॉलिसी होगी, उसका जो सम या अमाउंट होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप उस पीरियोडिक टाइम में एक निश्चित अमाउंट, मान लीजिए कि आपकी 5,000 की मंथली पेमेंट है, ठीक, तो आप देखो क्या है कि हर महीने 5,000 देने ही देने। ठीक है ना, ये आपका इंस्टॉलमेंट कहलाता है। तो इससे जो इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम होती है, यही एक्चुअली एन्युटी भी कहलाती है, यही एन्युटी भी कहलाती है। अब जैसे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा
कि आपको मंथली 500 रुपये आपको देने हैं। ठीक, अब वो कहते हैं कि अगर आप हमको 500 रुपये महीने देते हैं तो अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो हम आपको 5 लाख का ही 10 लाख का कवर देंगे। मतलब कि जब कभी आप बीमार होंगे तो कंपनी आपको 10 लाख तक का फ्री इलाज करने के लिए पैसे देगी। हालांकि फिर उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो। ठीक, जब इस तरह से अगर आप पे करते हैं तो ये कंपनीज कैसे कैलकुलेट करती हैं, जो आपसे कंपनी 500 रुपीज़ या जो भी अमाउंट एक पीरियड टाइम पर ले रही हैं, वो कैसे कैलकुलेट करती हैं कि आपको उनको आपसे कितना पैसा लेना है और कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पर जो पैसा खर्च कर रही हैं उसको कवर किया जा सके। तो वो मेथड हम यहाँ पर देखते हैं। तो उस मेथड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। वैसे ही कोई खास स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा। तो फर्स्ट स्टेप, रीड प्रॉब्लम थॉरली। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसमें कहा क्या गया है। फिर क्रिएट ए टाइमलाइन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। तो आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है। टाइमलाइन क्रिएट करने का मतलब कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है या लेनी है। अगर आप एक कंपनी है तो आपको कितनी लेनी है, और अगर आप एक उसमें इंश्योरेंस कोई प्रीमियम देने वाले हैं तो आपको कितनी देनी है। तो मान लीजिए कि आपने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए 20 साल के लिए लेनी है। जब पॉलिसीज दी होती हैं तो उसमें सब कुछ स्पेसिफिकेशन दिया होता है। ठीक, तो आपको एक टाइमलाइन क्रिएट कर लेनी है। मान लीजिए 5 साल के लिए तो 0 ईयर 1 2 3 4 5 उसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, नाउ पुट कैश फ्लोज एंड एरोज ऑन टाइमलाइन। अब मान लीजिए कि आपने 5 साल का लिया है तो उसमें से आपको हर उस लाइन में इक्वल पार्ट कर लीजिए आप उसके। जब इक्वल पार्ट कर लेंगे तो वहां पर जहां जहां इक्वल पार्ट है और जो आपका कैश फ्लो मतलब कि जो इंश्योरेंस या प्रीमियम या जो भी देना है, ठीक, वो आप लिख लीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्रोसेस में बता रहा हूँ, तो इससे थोड़ा आपको आसानी जाएगी। हाँ, वन थिंग और, जो एन्युटी होती है वो तो आपको एक डेफिनेट अमाउंट होता है पीरियड पीरियड एक पीरियड के लिए, लेकिन कभी कभी आपको टाइम है वैल्यू ऑफ मनी इस तरह से भी निकालनी पड़ सकती है कि हो सकता है आपको किसी से पैसा लेना हो। पैसा लेना हो तो मान लीजिए आपको पहले साल मिला 1000, दूसरे साल में 1000, तीसरे साल में 800 या 1200 इस तरह से। तो ये लेने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, तो आपको पास जैसे लेना या देना जो भी है, मतलब कि आइदर यू आर रिसीविंग और गिविंग द पेमेंट। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन योर कैश फ्लोज ऑन द टाइमलाइन। आपको उस टाइमलाइन पर अपने सारे कैश फ्लोज लिख लेने हैं। ठीक, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन इफ इट इज ए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू प्रॉब्लम। अब आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट वैल्यू की प्रॉब्लम है या फ्यूचर वैल्यू की प्रॉब्लम है। ठीक, नाउ इसके बाद डिटरमाइन इफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स ए सिंगल कैश फ्लो, एन्युटी स्ट्रीम्स और मिक्स्ड फ्लो। अब आपको इसमें देखना है कि जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो क्या आप उसको सिंगल कैश फ्लो मतलब कि एक ही बार में निकाल रहे हैं, या आप उसको एन्युटी की तरह निकाल रहे हैं, या मिक्स्ड मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पर निकाल रहे हैं। ठीक, जब ये हो जाएगा आप इस तरह से सॉल्यूशन उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे कि आपको सिंगल निकालना है या एन्युटी निकालनी है या मिक्स्ड में निकालना है, तो फिर इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आपके पास एक कैलकुलेटर होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह या कुछ ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आप अगर डायरेक्टली पुट कर दें वैल्यूज तो वो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक, तो ये हो गया टाइम वैल्यू मनी को सॉल्व कर प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके, स्टेप्स जो होते हैं। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्लो है। मिक्स्ड फ्लो का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज हैं और हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है, दैट इज 10%। जो हमारे पास डिस्काउंट रेट है वो 10% है। तो 10% डिस्काउंट रेट पर हमें जो ये अलग अलग कैश फ्लोज दिए हुए हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, पहले साल पर जो कैश फ्लो है वो है $600। दूसरे साल पर जो कैश फ्लो है वो भी है $600। तीसरे साल पर जो कैश फ्लो है वो है $400। चौथे साल पर जो कैश फ्लो है वो है $400। और जो पांचवें साल पर कैश फ्लो है वो है $100। अब हमें क्या करना है कि इनका जो है कैश फ्लो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अभी। ये हमें भविष्य में देने वाले या लेने वाला कैश फ्लो, आइदर दिस इज इनकमिंग और आउटगोइंग कैश फ्लो। ठीक, ये पहले साल में मिलेगा, ये दूसरे साल में, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें में। अब हमें इनकी जो है वैल्यू निकालनी है वो अभी, कि अभी इसकी कितनी वैल्यू होगी जो हमें इतना आगे पे या रिसीव करना है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, या तो सॉल्व ए पीस एट ए टाइम बाय डिस्काउंटिंग ईच बैक टू टी इक्वल टू 0। आप इन सारे को एक ही समय पर निकाल लीजिए। आप इन सारे को एक ही समय पर निकाल लीजिए। डिस्काउंट रेट को हम उसको जो है, सबके लिए डिस्काउंट रेट बराबर है, तो आप एक ही बार में इसको निकाल लीजिए, या सॉल्व ए ग्रुप एट ए टाइम बाय फर्स्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ एनटी स्ट्रीम्स एंड एनी सिंगल कैश फ्लो ग्रुप, देन डिस्काउंट ईच ग्रुप बैक टू टी इक्वल टू 0। मीन्स कि या तो आप एक ही बार में निकाल लें सारा, या फिर आप जो एनटी की तरह हैं, मतलब कि जहां जहां एक जैसे अमाउंट है उनके उनके ग्रुप बना लें। ये सिंगल कैश फ्लो हैं, अगर अलग अलग हैं तो उनके भी आप एक ग्रुप बना लीजिए, और फिर उनको ग्रुप बनाने के बाद फिर उनको सॉल्व कर लीजिए, और टी इक्वल टू 0 पर, मतलब कि प्रेजेंट में उसको जो जितना डिस्काउंट रेट दिया हुआ है आप उस पर सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, जब हम एक ही बार में निकाल रहे हैं, जब हम पीस एट ए टाइम, मतलब कि हम सारा समय एक ही बार में निकाल रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए आप जो है या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसके जरिए भी इसको आप निकाल सकते हैं। हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर टेबल होती है, वहां से भी निकाल सकते हैं, और आप इसका जो है फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले साल जो $600 है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो वैल्यू है अपॉन 1 + i की होल पावर n। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एफ बी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 + i और ब्रैकेट और इसकी पावर है n। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो जब हम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो देखिए, पहले साल में कितना है 600 फ्यूचर वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो लेट अस चेक प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसको करेंगे 600, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, 600 डिवाइडेड बाई 1 + i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10% है, तो मतलब कि 0.1 और ब्रैकेट पावर 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 545। देखिए, अब इसको मैं पूरा डेसिमल में लिख रहा हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, अब
सिमिलरली हमें अब दूसरे साल का निकालना है, तो दूसरे साल में भी हमारे पास कितना है 600। हमारे पास दूसरे साल में भी 600 है, लेकिन 2 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी। जब हम इसका इस तरह से निकालेंगे तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 600 अपॉन विदिन द ब्रैकेट 1.1। सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस आई है तो मतलब कि 1 प्लस आई हमारा कितना 10%, 0.10। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ और इसकी पावर है, इसकी पावर है 2। मैंने यहाँ पर लगा दिया इसकी पावर 2। देखें जरा इसमें फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं। यस, काम कर रहा है। ये आएगा 495.87। 495.87। ठीक, तो ये आ गया आपका दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू 400 के लिए, दैट इज 300.53। फॉर फोर्थ ईयर दैट इज 273.21, and for the fifth year of $100 that is $62.09। ठीक, ये आपको मिलेगा डिफरेंट ईयर्स में। अब इनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास डिफरेंट कैश फ्लोज हैं। तो कितनी होगी, दैट इज 1677.15। ठीक है ना, दैट इज 1677.15। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 10% डिस्काउंट रेट पर जो हमारे मिक्स्ड कैश फ्लो है, जो हमारे पास मिक्स्ड कैश फ्लो है। देखिए यहाँ पर 600, 600, 400, 400 और 100। तो हमारे पास इस तरह से जब हमारे पास मिक्स्ड कैश फ्लो होता है तो हम उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया पीस एट ए टाइम। अब बात करते हैं कि अगर हमें निकालना है ग्रुप एट ए टाइम, तो उसमें कैसे करेंगे हम, उसमें से जो हमारे पास सिमिलर अमाउंट मतलब कि जो एन्युटी है, जैसे हमारे पास पहले और दूसरे साल के लिए एक अमाउंट, तीसरे और चौथे साल के लिए एक अमाउंट और पांचवें साल के लिए एक अमाउंट, तो हम क्या करें इनका ग्रुप बना लें। जैसे अब हम पहले साल के लिए इस 600 को कैलकुलेट करें और दूसरे साल के लिए इस 600 को कैलकुलेट करें। पहले साल के लिए इस 600 को कैलकुलेट करें और दूसरे साल के लिए इस 600 को कैलकुलेट करें। ठीक, तो देखिए हमने जो पहले निकाला था वो कितना था, इतना, पहले साल का 545.45। ठीक, और फिर दूसरे साल का 600 495.87। तो मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास है 545.45, ये हमारे पास आ गया। पहले साल का, सिमिलरली अब मैं दूसरे साल का लिख लेता हूँ। तो दूसरे साल का है मेरे पास 495.87। ठीक, अब मैं, हमारे पास ये 600 का है, तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी 1041.32, 1041.32। तो देखिए अब मैं ग्रुप वाले में जाके देखता हूँ, हमारे पास ये रहा ग्रुप का 1041.60। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने निकाला है, ये निकाला है प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर एन्युटी वाले, इन्होंने टेबल से। अब टेबल में 10% डिस्काउंट रेट पर 2 साल की जो वैल्यू है वो उन्होंने सीधा निकाल ली, किसका, प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर एन्युटी का 600 में मल्टीप्लाई करके। तो कितनी आ गई 1041.60।
ठीक है ना। तो ये आपका, आप इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर टेबल का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 600 वाले ग्रुप के लिए। तो जो 600 आपको 2 इयर्स का था, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आया दैट इज 1041.60। अब सिमिलरली आपको जो ये 400 है इसका भी आपको निकालना है ग्रुप में। ठीक, तो देखिए 400 के लिए भी आपको इसमें चाहे तो आप इम्पैक्ट फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो जब इम्पैक्ट फैक्टर से निकालेंगे तो आपको तीसरे साल का, जो आपको तीसरे साल का निकालना पड़ेगा और इसमें चौथे साल का, मतलब कि थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए आपको इसमें निकालना है। तो थर्ड ईयर के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर एनुटी आपको पता होना चाहिए और फोर्थ ईयर के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक, तो आप जो है इसको रख करके निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आएगी 573.57, 573.57। ठीक, कैसे, देखिए जो आपके पास हमने अभी कैलकुलेट किया था वो कितना आया था यहाँ पर 495.87, ये था हमारे पास 600 वाले का। अब मैं आपको 400 वाले का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, किस साल के लिए, तीसरे साल के लिए। ठीक है ना। तो हमारे पास पहले हम 1.1 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, तो इक्वल टू 1.1। अब 3 बार इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम तीसरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तीसरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। हम जो है ये तीसरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब तीसरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो 1 प्लस आई की होल पावर 3 आएगा। तो हम इसमें हमारे पास आई बराबर है, वी हैव आई इक्वल टू 10 परसेंट, 0.10, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 इंटू 1.1। ठीक, हमारे पास क्या आया 1.331। ओके, हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब कि अब जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे फोर्थ ईयर के लिए, $400 का थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको अब फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ रहा है 400, फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है 400, डिवाइडेड बाय यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस आई की होल पावर 3 और उसकी वैल्यू कितनी आई है 1.331। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.331। ठीक, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इक्वल टू। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 353। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये 400 है, इसकी तीसरे साल में जिसकी वैल्यू 400 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है कितनी 353। अब देखिएगा, अब फोर्थ ईयर के लिए हम निकालें तो फोर्थ ईयर का जब हम निकालेंगे तो हम इसी में 1.1 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.1 का और मल्टीप्लाई हम 1.1 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास है 1 इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 और इंटू 1.1, ये 4 साल के लिए हो गया। तो हमारे पास कितना आया 1.4641। ठीक है ना। तो अब हमको फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पर इस चौथे साल के लिए इस जो 400 है जो फ्यूचर वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 4 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 10% डिस्काउंट रेट पर। तो अब देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ चौथे साल के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू कितनी है 400। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 400 डिवाइडेड बाई 1.4641। ठीक, और यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये कितनी आएगी, ये 273.21। ठीक, तो ये तो तीसरे 3 साल पहले
$400 की वैल्यू थी, और ये 4 साल पहले $400 की वैल्यू थी। अब इन दोनों को मिला दें एन्युटी के तौर पर, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहां पर मैं इसको ऐड कर देता हूं, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब दोनों को मिला करके देखें तो कितना हो गया, 573.73, 573.73। तो ये देखिए यहाँ पर 573.57 इसकी वैल्यू आ रही है। ये 5-7 जैसे लिटिल भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर टेबल से ये वैल्यू निकाली है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है जो एन्युटी और जो आपकी लोन वगैरह है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है, किसके लिए निकाली है, मिक्स्ड कैश फ्लो के लिए। किस तरह से, दो तरीके से। जब आपका एट ए टाइम, मतलब कि पीस एट ए टाइम, सारा टाइम जब एक बार मिलेंगे, और फिर या तो जो सिमिलर अमाउंट है आप उनके ग्रुप बना लेंगे। देखिए पहले आपने निकाला सबको एक साथ, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको ये मिल रहे थे, ये कितना था, मतलब कि प्रेजेंट में अगर आपने $1677.27 इन्वेस्ट किया था, तो आपको पहले साल 600 मिलेगा, दूसरे साल 600 मिलेगा, तीसरे साल 400 मिलेगा, और फिर चौथे साल 400 मिलेगा, और फिर पांचवें साल $100 मिलेगा, $100 मिलेगा। ठीक, तो देखिए 6 6 12 4 16 4 20 1 21, मतलब कि अगर आप 1677.27 रुपए अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जब इतना होगा, तो टोटल मिला करके आपको $2100 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एन्युटीज हैं, हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें से जो सिमिलर अमाउंट होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, और उस ग्रुप को हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 400 400 400 है, तो इसका ग्रुप बना लिया। ये 200 200 है, इसका ग्रुप बना लिया। ये 100 है, तो इसका ग्रुप बना लिया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम इसको, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है जो कंपाउंडिंग चलता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। मान लीजिए आपको अगर निकालना है $1000 है, और $1000 का आपको 5 ईयर के लिए निकालना है। तो जब आप 5 ईयर के लिए निकालेंगे, तो जो पहले साल में होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों मिल करके नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका कि जनरल फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू। दैट इज, इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, अमाउंट। अगर हम लोग कक्षा 8 9 में पढ़े हो तो दैट इज अमाउंट। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी आपका कैश फ्लो है, विद इन द ब्रैकेट या इनटू में कह सकते हो 1 प्लस आई अपॉन एम। ठीक, एम आपका क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, ये फॉर्मूला। अब हम इसको एक फॉर्मूले के जरिए एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे पड़ती है, इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये कैसे अफेक्ट करती है। तो लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर
Julie Miller has $1,000 to invest for 2 years at an annual interest rate of 12%. जूली मिलर ने $1,000 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और जिसका कि एनुअल इंटरेस्ट रेट है 12%। ठीक। अब देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पर जो 2 लिखा है दैट इज फॉर 2 ईयर्स, इक्वल टू 1000 जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी है 1000, 1 प्लस, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना था 1000 रखा। अब हमने 1 प्लस 12% इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 और फिर इंटू एम इंटू एन, एम और एन की वैल्यू रख दी जो कि 1 और 2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक। आफ्टर कैलकुलेटिंग देखिए हमारे पास कितना आ गया 1254.40, 1254.40। अब अगर यही जो हमने अभी फ्यूचर वैल्यू 1000 की एनुअली कैलकुलेट की थी, अगर हमने इसको एनुअली कैलकुलेट की थी तो हमारे पास आया 1254.40। अब अगर हम इसी को सेमी एनुअली मतलब कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहां पर देखिए 1000 प्रेजेंट वैल्यू है 1 प्लस, अब फिर यहां पर है 0.12 मतलब कि वो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। अब हमने नीचे किया है डिवाइड 2 का, नीचे डिवाइड 2 का क्यों किया है, हमारे पास जो एनुअल था जो 2 वो था 1 ईयर का था, उसमें कितने वो होते हैं सेमी एनुअल 2, ये हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वो हमारे पास एनुअल दिया हुआ है, लेकिन जो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेमी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 1 ईयर में सेमी एनुअल कितने होते हैं 2, तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक। यहां पर हमने पहले कितने 2 साल का लिया था, लेकिन अब हम इसको यहां पर सेमी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 2 ईयर में सेमी एनुअल हो जाएंगे 4, तो 2 इंटू 2 4। अब देखिए अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं सेमी एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 1262.48, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1262.48। ठीक। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, अगर ऐसे ही हम क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1271.20। ठीक। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंडिंग। अब यहां पर आप डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब कि जब हमारे यहाँ सूदखोर होते हैं तो क्या करते हैं, वो ऐसे ही आपको अगर कोई लोन या अमाउंट देते हैं उधार पर तो वो इसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यही कारण है कि जो लोग पैसा लेते हैं तो वो केवल इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं
और प्रिंसिपल कभी भी पे कर ही नहीं पाते हैं। उसका जो प्रिंसिपल मेन अमाउंट होता है उसको तो छोड़िए, वो उसका इंटरेस्ट पे करते करते ही वो थक जाते हैं। ठीक, अब इसका जो अगर हम देखें तो जो बैंक वगैरह हैं, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो आपको देते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, जैसे वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट। जब आप अगर मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट है और आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है तो वो आपको बहुत कम देंगे, मान लीजिए कि 3% 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। और उनकी इनकम कैसे होती है, वो इस तरह से होती है कि जब आप उनसे कोई लोन या कोई बोरोइंग करते हैं तो फिर वही आपको देते हैं 10% 12%, और कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो उससे क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो आपकी, और वो भी अगर एनुअली है तो अलग बात है, डिस्काउंटिंग रेट है तब भी वो होता है। अगर आपका एनुअली या इस तरह से हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो उसमें और वैल्यू हो जाती है। तो इसी वजह से जब कभी आप लोन या अमाउंट लेते हैं, जब कभी लोन लेते हैं तो अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो 5 साल बाद आपको उसका लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपया देना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू जितना उसका इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक, अब देखते हैं हम इसको कि जो हमने लिया था उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है और हम जो लोन वगैरह लेते हैं उस पर कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक, तो ये है फ्रीक्वेंसी जो हमने कंपाउंडिंग की बताई। ठीक, अब बात करते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर एडजस्टिंग द नॉमिनल रेट फॉर फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। ये इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपको इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। ये इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, कि बास्केट वंडर्स BW हैज ए 1000 CD एट द बैंक। CD मीन्स कैरेट डॉलर। ओके, तो अब मान लीजिए कि 1000 CD एट द बैंक है, करंट डिपॉजिट है इसका एट द बैंक। द इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंड क्वार्टरली। जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% का कंपाउंड क्वार्टरली है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए है। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए EAR हमारे पास अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, कौन सा, ये 1 + I/m और इसकी होल पावर m-1। तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं 1 + I हमारे पास कितना है, फोर। ठीक है ना, यहां पर देखिए (0.6/4) में डिवाइड कर रहा हूं, इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 0.15। ठीक, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, इसका 4 बार मल्टीप्लाई, और जितना आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आया 1.0614, और उसमें से हम -1 लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.0614। हमारे पास आ रहा है 0.0614। तो ये हमारे पास जो आएगा, अब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.14%। जो हमारे पास आएगा वो होगा 6.14%। तो ये हमारा इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया। जो क्वार्टरली में क्या था, क्वार्टरली में था 6%। ठीक है ना, और जब हम एनुअली निकालते हैं तो ये आ गया हमारे पास
1/4। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे। अब बात करते हैं एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब कि लोन को हमें एमोर्टाइज करना है, लोन का हमें पूरा निपटारा करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले कैलकुलेट द पेमेंट पर पीरियड। कैलकुलेट द पेमेंट पर पीरियड। ठीक, आपको जो पेमेंट है हर पीरियड में कितना है वो निकालना है। फिर डिटरमाइन द इंटरेस्ट इन पीरियड टी, मतलब कि जितने साल के लिए है उसमें से आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। कैसे? लोन बैलेंस एट T-1, लोन बैलेंस एट T-1 इंटू आई अपॉन एम। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, फिर कंप्यूट प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड टी, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, आपको प्रिंसिपल। ठीक, वो कैसे निकलेगा? पेमेंट माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेप 2, जो पेमेंट था, ठीक है ना, जो पहले पेमेंट था उसमें से आपको जो दूसरे स्टेप से आपने इंटरेस्ट निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर डिटरमाइन एंडिंग बैलेंस इन पीरियड टी, फिर आपको जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो निकालना है। मान लीजिए कि आपने 3 साल 4 साल बाद जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो निकालेंगे। कैसे? बैलेंस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट फ्रॉम स्टेप 3, जो आपने प्रिंसिपल पेमेंट निकाला था स्टेप 3 में, जो बैलेंस बचा है उसको घटा देंगे। ठीक, फिर स्टार्ट अगेन एट स्टेप 2 एंड रिपीट, फिर हम इसको स्टेप 2 से फिर करेंगे और हम नीचे यही स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखिए कैसे हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, amortizing a loan example। सबसे पहले जूली मिलर इज बोरोविंग $10,000 एट ए कंपाउंड एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। जूली मिलर ने $10,000 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से लिए। ठीक, अब amortizing the loan if annual payments are made for 5 years। अब उसको 5 साल में इसको पे करना है, तो 5 साल में देखो वो कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट पे करेगी और 5 साल बाद उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। पहला स्टेप 1, PVIFA आई इंटू आई कमा एन, मतलब कि जो उसने लिया है 5 साल के लिए, हम तो पहले उसका निकाल लें जो पे करना है प्रीमियम। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000, PVIF 12% पर 5 साल के लिए, 12% पर 5 साल के लिए उसका क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो देखिए 5 साल के लिए 12% पर PVIF है 3.605, 3.605। ठीक, तो आर इक्वल टू जब निकालेंगे तो 10,000 अपॉन 3.60, सबसे पहले उसका बैलेंस था 10,000, रिजल्ट लिया। ठीक, 10,000 लेने के बाद अब जब पहला साल हो गया, जब पहला साल हो गया तो क्या होगा, उसको कितना 2,774 रुपए पे करना है। पहले साल में 2,774 रुपया पे करना है। अब 12% पर 10,000 का इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? 12% पर 10,000 का इंटरेस्ट रेट हुआ 1,200। ठीक है ना। और प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल हुआ, हम जब इससे इससे कैलकुलेट करेंगे 27 में से इतना घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1,574 रुपया। ठीक है ना, 1,574 रुपया। और इसको हम इसमें से घटा देंगे, हम 10,000 में से। देखो अगर वैसे आप देखें तो आपने कहा कि जब मैंने 10,000 में पहली पेमेंट दी थी तो आपने 2,774 घटना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसमें ये 1,574 रुपया और ऐड हुआ है। ठीक है ना, पहले आपने 2,774 रुपया में से 1,200 इसका इंटरेस्ट था,
आपने ये 1200 रुपये तो इंटरेस्ट पे किया, फिर जो बचा वो जा करके जो बचे अमाउंट है उसमें से ये फिर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,426 रुपया। सेकेंड ईयर में फिर से आप 2,774 रुपये देंगे, तो उसका इंटरेस्ट जो अब यहाँ पर इंटरेस्ट है कितना 8,426 का, तो 8,426 का इंटरेस्ट है कितना 1,011 रुपये 1011। और जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कितना, अब 2774 में हम 1011 घटाएंगे तो आपका ये प्रिंसिपल बचेगा। अब देखिएगा ये प्रिंसिपल फिर जाकर के इसमें घटेगा, ये इसमें घट जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कितना बचेगा 6,663। ऐसे ही ये आपका घटते घटते आपका कहां तक आएगा, जब 5वां ईयर होगा, तो 5वां ईयर जब आएगा तो आपको पे करना पड़ेगा 2,775 रुपये। अब देखिए एग्जैक्टली क्या था कि आपका जो इंस्टॉलमेंट थी 2,775, लेकिन लास्ट जो प्रीमियम था, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं वो उससे ज्यादा कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं, तब जाकर के आपको जो प्रिंसिपल कहीं बचा था 2,478 रुपये, ठीक है ना प्रिंसिपल, अब वो इसके बराबर होगा आपका, देखिए जो बैलेंसिंग है, ठीक, तब जाकर के कहीं आपका वो जीरो होगा। अब देखिए जो आपने पेमेंट किया है, कितना किया है, पहले साल में 2,774, दूसरे साल में, तीसरे, चौथे, पांचवें, तो इन टोटल को मिला करके कितना होता है 13,871 रुपये, 13,871 रुपये। इसका मतलब आपने कितना इंटरेस्ट पे किया 3,871 रुपये, आपने 3,871 रुपये पे किया, ठीक, कितने पर 10,000 रुपये पर 5 साल में। तो आपको जो टोटल पे करना पड़ा है वो है 13,871। तो इसी वजह से अब यहां पर देखिए ये तो केवल 10,000 पर है, ये जो अमाउंट जो है 10,000 पर है। अगर यही आपका लोन अमाउंट जितना बड़ा होगा, मान लीजिए आपने 10 लाख का लिया, तो आपका लगभग 14-15 लाख पड़ जाएगा, 14 लाख, 14.5, 15 लाख तक, और वो भी 12% पर है। ये जितना इंटरेस्ट रेट होगा, जितना बड़ा अमाउंट होगा, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने लोन के अमाउंट को अमोर्टाइज कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, डिटरमाइन इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। अगर आप लोन लेते हैं तो आप दूसरा, कैलकुलेट डेब्ट आउटस्टैंडिंग, मीन्स द क्वांटिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट मे बी यूज्ड इन फाइनेंसिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। आपको कब कितने पैसे की जरूरत है, डेली रूटीन में आपको कौन कौन से एक्टिविटी, कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए पैसे की जरूरत है, और आप उसको कैसे ले सकते हैं, ये आप सारा उसमें समझ सकते हैं। तो जब आप इस तरह से अगर एमोर्टाइज करना सीख जाएंगे तो आप अपने फर्म के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएंगे, जिस वजह से इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब आप का जो अगला चैप्टर होगा रिस्क एंड रिटर्न चालू होगा। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप क्लास।